हेलो एवरीवन, सर्जी अकेडमी टेट सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 5 जो है या लेक्चर 5 जो है लेके आए हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन रहेगा भारतीय संसद से रिलेटेड या फिर एससी या सुप्रीम कोर्ट की जो हम आज बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि भारतीय संसद में शामिल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारतीय संसद में कौन शामिल होता है या भारतीय संसद जो है ये किसको मिला के बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लोकसभा को, राज्यसभा को, लोकसभा या राज्यसभा को, तो राज्यसभा में शामिल कौन कौन होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? अब यहाँ से दो चीजें आपने ध्यान रखनी है कि या तो आपको क्या पूछा जाता है, संसद के सदन, और अगर आपको आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 79 जो है ये किसकी बात कर देता है, संसद की बात कर देता है। और इसी में बोला गया है कि संसद के क्या होंगे, पार्लियामेंट की बात कर देता है। और इसी में बोला गया है कि संसद के जो सदन होंगे ये दो होंगे, और संसद के जो सदन होते हैं ये दो होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक है, दोनों को याद रखना है, ये संसद के क्या होते हैं, दो सदन होते हैं। और जब हम बात करते हैं संसद के अंगों की, तो संसद के अंग जो है ये 3 होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ये चीज भी बोली गई है आर्टिकल 79 में। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पूछा गया है कि संसद में शामिल कौन कौन होता है। लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है और भारत के राष्ट्रपति भी होते हैं। लेकिन जब आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है, किस आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 79। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। और लोकसभा जो है इसको प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को दूसरा सदन कहा जाता है, और लोकसभा जो है इसको लोगों का प्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, लोगों का प्रिय सदन होता है ये। और राज्यसभा जो है ये एक दूसरा सदन होता है, मतलब कि अगर इसको नंबर 1, 2 की बात करें तो दूसरा सदन होता है, लेकिन उच्च सदन होता है। और निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जापान की संसद, यहां से आपने देखा होगा कि टेट से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, यूएसए की संसद को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा कि जापान की जो संसद है उसको डाइट के नाम से जानते हैं। और यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए की संसद जो है उसको कांग्रेस कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद को हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं। और मिस्र जो है उसकी संसद को पीपल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं कि संसद जो है उसके नाम क्या रहते हैं। और जो संसद है, जैसे हमने जापान की संसद की बात की, तो जापान की संसद को हमने बोला क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए की संसद जो है उसको कांग्रेस बोला जाता है। यूएसए के अलावा अगर हम बात करें ब्रिटेन की, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, अगर हम ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो इन तीनों की जो संसद रहती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन तीनों की संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट। ठीक है, इन तीनों की संसद को कहा जाता है पार्लियामेंट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की संसद को क्या कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है। और अगर हम रूस की बात करें तो रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है।
बांग्लादेश की हमने बोला जाती संसद कहा जाता है। अफगानिस्तान की जो संसद है उसको शोरा कहा जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? शोरा कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की याद रख लीजिएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान की संसद को त्सोंगडू कहा जाता है। त्सोंगडू, ठीक है, त्सोंगडू ये किसकी संसद का नाम है? भूटान की संसद का नाम त्सोंगडू होता है। पोलैंड की संसद का नाम सोजिम होता है। आयरलैंड की जो संसद है उसको डेल आयरन कहा जाता है। आयरलैंड की संसद को डेल आयरन कहा जाता है। और चीन की अगर हम बात करें तो चाइना की संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। मिस्र की जो संसद है उसको पीपल असेंबली बोला जाता है। और उसके बाद अगर चीन की बात करें तो चीन की कांग्रेस को नेशनल पीपल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से याद रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस देश की संसद को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संसद में शून्य पीरियड जो है वो कितने समय का होता है? और भारतीय संसद की हम बात पहले कर चुके हैं। आर्टिकल 79 में सदन 2 होते हैं, अंग 3 होते हैं। 79 आर्टिकल ही बोलता है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संसद में शून्यकाल जो होता है ये 1 घंटे का होता है। और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम रहता है इसको शून्य पीरियड कहा जाता है। ये शून्य पीरियड जो है इसकी शुरुआत भारत ने की है। 1962 में ये कंसेप्ट जो था वो भारत के द्वारा दिया गया था। और ये जो शून्य पीरियड होता है इस पीरियड में महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। जो मेन कंसेप्ट होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है शून्य पीरियड में। और ये जो टाइम रहता है ये 12 से 1 बजे तक का रहता है। और संसद की जो कार्यवाही चलती है ये 11 बजे से शुरू होती है। 11 बजे से लेके 12 बजे तक। अगर हम पहले 1 घंटे की बात करें तो इसको प्रश्नकाल कहा जाता है, क्वेश्चन एयर कहा जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है। मतलब संसद की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होती है। 11 बजे से पहला जो घंटा होता है इसको प्रश्नकाल कहा जाता है। और जो प्रश्नकाल होता है इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरे अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। ये तीनों यहां से ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चंस के प्रकार भी आ जाते हैं कि क्वेश्चन जो सब वो हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम या मैक्सिमम संख्या कितनी है? और अगर राज्यसभा की हम बात करें कि राज्यसभा की मैक्सिमम जो सदस्यता है वो कितनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 250 अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों की तो मैक्सिमम जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो 250 होते हैं। और वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो 245 होते हैं। और इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। और राष्ट्रपति ये जो 12 सदस्य नॉमिनेट करते हैं इसका प्रावधान आर्टिकल 80 के पार्ट 3 में कर दिया गया है। और ये जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं ये 4 फील्ड से आते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है यहाँ पे 543 लिखा गया है। तो ये जो 543 लिखा गया है ये लोकसभा में अधिकतम संख्या है सदस्यों की। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम मैक्सिमम संख्या है 543। और यहां पे राष्ट्रपति 2 नॉमिनेट करते थे सदस्य, लेकिन अभी ये कंसेप्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है। खत्म तो नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो प्रोविजन है थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया है। तो ये 2 जो सदस्य थे वो एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अभी जो कंसेप्ट है वो रोक दिया गया है फिलहाल कुछ समय के लिए। तो अभी राज्यसभा की
जो नॉमिनेशन वाली संख्या है वो 12 है, तो टोटल अभी राष्ट्रपति जो है वो कितने सदस्य नॉमिनेट करते हैं, तो 12 ही करेंगे, क्योंकि इसका लोकसभा वाला कंसेप्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। और अगर हम इस ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जिसमें हमने 238 जो है मेंबर लिख रखे हैं, तो 238 मेंबर जो है वो राज्यसभा के अधिकतम इलेक्टेड मेंबर होते हैं, क्योंकि 12 सदस्य जो हैं वो कहां चले जाते हैं, नॉमिनेशन में, और जो 238 सदस्य बच जाते हैं ये मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के। और हाँ, यहां से एक क्वेश्चन और आपने ध्यान रखना है कि राज्यसभा की मैक्सिमम जो संख्या रहती है सदस्यों की वो कहां रहती है, तो यूपी में। राज्यसभा में जो उत्तर प्रदेश में जो सदस्य रहते हैं वो 31 रहते हैं, सदस्यों की जो संख्या रहती है राज्यसभा की यूपी में। और लोकसभा की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा भी कहां रहती है, उत्तर प्रदेश में। 80 जो है वो पॉपुलेशन जो है, ये 80 जो है राज्यसभा के सदस्य कहां से लिए जाते हैं, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसकी जो लोकसभा की संख्या होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है, 80 होती है। और लोकसभा जो है या राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा की मैक्सिमम संख्या भी कहां रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, टोटल 31 सदस्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य के द्वारा की जाती है, तो ऐसी कौन सा सदन है या ऐसा कौन सी संस्था है भारत के संविधान में, ऐसा कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता जो है वो एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है, तो यहां पे भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा में जो हेड होता है उसको बोला जाता है सभापति, ठीक है, सभापति बोला जाता है। और अगर सभापति ना हो तो भारत के संविधान में उपसभापति का प्रावधान किया गया है, तो उपसभापति जो है वो तब काम करते हैं जब सभापति जो है वो अनुपस्थित है, उनकी पोस्ट खाली है, तो ऐसे में उपसभापति जो है उनके पद पर काम कर सकता है। लेकिन ये जो सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, सभापति जो होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनमें सिर्फ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने की, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसलिए यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि ये ऐसा कौन सा सदन होता है जिसकी अध्यक्षता एक गैर सदस्य के द्वारा की जाती है, तो वो है राज्यसभा, जिसके जो हेड होते हैं वो उसके सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ उनमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने की, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज आपने यहां से ध्यान रखनी है। और अगर आपको सभापति का कार्यकाल आ जाता है तो कार्यकाल रहता है सभापति का 5 साल, लेकिन अगर हम उपसभापति के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल रहता है 6 साल, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्थायी सदन होता है। तो उपसभापति उसके मेंबर होते हैं, जिसकी वजह से उनका कार्यकाल जो है वो 6 साल का रहता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा का अगर मेंबर बनना है किसी ने तो उसके लिए मिनिमम एज जो है वो कितनी होती है, 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 21 साल। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 साल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 साल होती है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 30 साल होती है। और अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है, भारत का उपराष्ट्रपति बनना है, भारत का गवर्नर बनना है, तो इनके लिए या सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मिनिमम एज जो है वो निर्धारित नहीं होती है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए देश का मिनिमम एज जो होती है वो 35 साल होती है, मैक्सिमम कोई एज नहीं होती। और अगर आपने पंचायतों के इलेक्शन लड़ने हैं तो उसके लिए जो मिनिमम एज रहती है वो 21 साल रहती है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 25 साल होती है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स होती है। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन। अभी पीछे ही हमने बात की थी, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां सही हो जाएगा। संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है, संसद का जो फेवरेट सदन होता है, संसद का जो निमन सदन होता है, संसद का जो प्रथम सदन होता है, संसद का जो प्रभावशाली सदन होता है, वो सारे किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और राज्यसभा जो है इसको संसद का क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है,
उच्च सदन बोला जाता है, लेकिन जो प्रभावशाली होता है, प्रथम सदन होता है, लोगों का प्रिय सदन होता है, वो सभी किसके लिए बोला जाता है? लोकसभा के लिए। तो निम्न सदन भी लोकसभा को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य किसके द्वारा, जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य जो है वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, क्योंकि राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसमें फॉलो की जाती है। तो इनके जो सदस्य होते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आगे फिर चुने जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में सांसदों के वेतन किसके द्वारा निश्चित किए गए हैं? भारत में जो संसद की अगर हम बात करें तो भारत में सांसदों के जो वेतन होते हैं वो स्वयं खुद डिसाइड करते हैं। मतलब संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्ते वो खुद ही डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, क्योंकि ये टेट में बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाएगा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो यहाँ पे अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों की, तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है, अब हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, या हमने पहले भी कई बार बोल दिया है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कितने समय, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो हमने बोला कितने समय के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो हैं, सदस्यों की बात की गई है, राज्यसभा की बात नहीं की गई है। यहाँ पे सदस्यों की बात की गई है कि राज्यसभा के जो मेंबर रहते हैं वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं या फिर कैसे चुने जाते हैं। तो कैसे की बात हमने की कि इनडायरेक्ट मेथड रहता है, विधानसभा के सदस्य इनको चुनते हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए सदस्य जो है वो कितने टाइम के लिए चुने जाएंगे? 6 साल के लिए, 6 साल के लिए चुने जाएंगे। सदस्य जो है ना वो 6 साल के लिए चुने जाएंगे। लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा जो है इसका कोई भी कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं होता है। राज्यसभा का टाइम कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है जिसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है, और लोकसभा जो है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल ही होता है। लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बोलने पर लोकसभा को किसी भी टाइम जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो 1975 से 76 और 1976 से 77 2 बार लोकसभा का कार्यकाल जो है वो भारत में बढ़ाया गया है। मतलब लोकसभा का कार्यकाल सामान्य 5 साल, लेकिन अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है तो इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और इससे पहले भी राष्ट्रपति किसी भी टाइम प्रधानमंत्री के बोलने पर लोकसभा का कार्यकाल जो है उसको कम तो नहीं कर सकते। मतलब लोकसभा का जो कार्यकाल है या लोकसभा का जो प्रॉपर टाइम रहता है 5 साल, उससे पहले भी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के बोलने पर इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए कि जब हमने इमरजेंसी की बात की है, अब इमरजेंसी के दौरान 352 की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं कि जब 352 आर्टिकल देश में लगा होता है तो ऐसे में लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा वो अनंत समय के लिए, मतलब नो लिमिट है कि कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, वो अनंत समय तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब एक बार में बढ़ाना है तो इसको एक बार ही बढ़ाया जाएगा, एक बार से। मतलब एक बार जैसे हमने बोला 76 में बढ़ाया गया, उसके बाद भी इसको बढ़ाना पड़ा था, फिर 77 में फिर बढ़ाया गया। मतलब एक बार में जब बढ़ाना है तो इसको 1 साल के लिए बढ़ाना है, लगातार हम 3 साल 4 साल के लिए उस कार्यकाल को बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता और राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो वो 6 साल के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाँ, एक चीज और आपने क्या ध्यान रखनी है कि राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो है, 1/3 सदस्य जो है वो 2 साल के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल तो 6 साल का होता है, लेकिन इसके 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल के बाद वहां से रिटायर कर दिए जाते हैं और 2 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से 1/3 मेंबर जो है वहां पे ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार कितने दिन संसद की बैठकों से अनुपस्थित रहने पर संसद की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आप लगातार संसद की कार्यवाही से 60 दिन अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, तो आपकी संसद की सदस्यता जो है वो खत्म कर दी जाती है। लेकिन 60 दिन में अगर आप एक दिन भी संसद में प्रेजेंट हो जाते हैं तो फिर भी आपकी सदस्यता जो है वो खत्म नहीं की जाती है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा की हम बात करते हैं तो लोकसभा जो है इसके पहले स्पीकर पूछे गए हैं। तो लोकसभा के जो हेड होते हैं उसको अध्यक्ष बोला जाता है और अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जो है ये लोकसभा के सदस्य अपने में से चुनते हैं, मतलब कि अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों से होता है और लोकसभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुनती है और दूसरे व्यक्ति को उपाध्यक्ष, मतलब कि सीनियर वाइज देखा जाता है, जो सीनियर मोस्ट वहां पे मेंबर होता है उसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष यहाँ पे बना दिया जाता है। संसद के सदस्य, मतलब संसद तो चलो लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक को स्पीकर और एक को डिप्टी स्पीकर चुनती है। और स्पीकर की डेट, स्पीकर जो है ना, इसके चुनाव की डेट जो है ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे और उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट जो है वो अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि इस दिन अध्यक्ष का चुनाव करना है और इस दिन उपाध्यक्ष का चुनाव करना है। तो ये एक दूसरे की जो है वो क्या करते हैं, चुनाव करते हैं या फिर डेट डिसाइड कर देते हैं। राष्ट्रपति अध्यक्ष की डेट डिसाइड करेगा और उपाध्यक्ष की डेट जो है वो अध्यक्ष के द्वारा डिसाइड की जाएगी। और जब ये अपना रिजाइन देंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5-5 साल के लिए चुने जाते हैं और जब ये अपना रिजाइन देंगे तो 5 साल से पहले भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जब ये रिजाइन करेंगे तो अपना रिजाइन अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को अपना रिजाइन दे सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं लोकसभा के प्रथम स्पीकर की, प्रथम अध्यक्ष की। तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे और लोकसभा के जो पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो M.A. आयंगर बनाए गए थे। तो दोनों ध्यान रखना, मतलब जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले स्पीकर थे और M.A. आयंगर जो थे वो लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर थे। और अभी जो है हम बात करें नीलम संजीव रेड्डी की, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो एकमात्र ऐसे स्पीकर रहे हैं लोकसभा के जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में अभी 17वें नंबर की लोकसभा चली हुई है और अभी 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं भारत में वो ओम बिरला हैं। ठीक है, ये भी आपने यहां से ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अभी कौन से नंबर की लोकसभा चली हुई है, तो अभी 17वें नंबर की लोकसभा चली हुई है और इस लोकसभा के जो स्पीकर हैं अभी वो है ओम बिरला। तो ये चीज आपने यहां से ध्यान रखनी है। लोकसभा के स्पीकर की हम बात करें तो 17वीं लोकसभा चली हुई है भारत में और कई बार यहां से 14वीं लोकसभा के स्पीकर आ जाते हैं, 15वीं के आ जाते हैं और 16वीं। तो तीनों की बात कर लेते हैं, 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 15वीं और 16वीं। 17वीं हमने देख लिया। तो 14वीं लोकसभा जो थी देश में, उसके जो स्पीकर रहे हैं वह सोमनाथ चटर्जी रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी। नंबर 15 जो रहे हैं
मीरा कुमार, ठीक है, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, और जो 16वीं लोकसभा है उसके जो स्पीकर रहे थे वो रहे थे सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और पहली जो महिला स्पीकर रही हैं लोकसभा की वो मीरा कुमार रही हैं, तो ये भी आपने यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा ओथ दिलाई जाती है। तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं इनको किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे सही हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर भारत के संविधान में वो पोस्ट रही है जो स्पीकर पद पर जाने से पहले कोई भी शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। तो मतलब लोकसभा स्पीकर जो है ना वो ओथ नहीं लेते हैं, लेकिन जब वो लोकसभा का मेंबर बनते हैं, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो है वो लोकसभा का सदस्य होते हैं, तो जब वो मेंबर बनते हैं लोकसभा का उसी टाइम जो है वो ओथ ग्रहण करते हैं, लेकिन जब वो स्पीकर के पद पर जाते हैं उस टाइम वो ओथ ग्रहण नहीं करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था उसको किस वर्ष पास किया था। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास किया था, तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संसद की गण पूर्ति या कोरम कितना निश्चित किया गया है। तो संसद की अगर हम बात करें तो संसद में जो कोरम होता है, जो गण पूर्ति होती है, वो कितनी निश्चित की गई है। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग जो है वो सही हो जाएगा। 1/10 जो कोरम होता है, चाहे वो लोकसभा की बात करें चाहे वो राज्यसभा की बात करें। तो लोकसभा की अगर बात करें तो 55 सदस्यों की हम बात कर देते हैं, और राज्यसभा की अगर बात करें तो 25 सदस्यों जो है वो इतने उपस्थित होने चाहिए किसी भी कार्यवाही को वहां पे शुरू करने की। अदरवाइज जो है अगर 110 से कम कोरम रहता है वहां पे, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति की, इतने सदस्य जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए जब किसी भी कार्यवाही को वहां पे शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर इससे कम कोरम रहता है तो राष्ट्रपति नहीं, सभापति, मतलब राज्यसभा के जो हेड होंगे वो सभापति होंगे, लोकसभा के जो हेड होंगे वो स्पीकर होंगे, वो क्या कर सकते हैं वहां पे कार्यवाही को स्थगित कर सकते हैं। लेकिन एक हम चीज की बात करते हैं, एक मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मंत्री परिषद रहता है, मंत्री परिषद के लिए संविधान में किसी भी प्रकार का कोरम जो है वो निश्चित नहीं किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि मंत्री परिषद जो होती है उसके लिए कोरम कितना निश्चित किया गया है। तो मंत्री परिषद जो होती है इसके लिए संविधान में कोई भी कोरम जो है वहां पे निश्चित नहीं किया है। तो 1/10 को आपने यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा, धन विधेयक को निश्चित करने का अधिकार केवल किसके पास होता है। जो मनी बिल होता है उसको डिसाइड करने का जो राइट होता है वो केवल किसके पास होता है, तो ये रहता है लोकसभा स्पीकर के पास। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनके पास ही ये राइट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन लोकसभा स्पीकर की बात, जैसे ऊपर हमने लिखा है लोकसभा स्पीकर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा कि एक मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है, भारत का लोकसभा जो है उसका स्पीकर। और मनी बिल की बात संविधान के आर्टिकल 110 में कर दी गई है। और मनी बिल जो है ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में सिर्फ औपचारिकता के लिए जाता है। और मनी बिल जो है ये राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है, लेकिन अगर 14 दिन में राज्यसभा इसको पास करके नहीं भेजती है तो ये ऑटोमेटिकली बिल जो है वो पास मान लिया जाता है। और एक साधारण बिल को राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक के रख सकती है। तो ये चीजें भी आपने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रहेगा, संसद की 2 बैठकों के बीच में कितना अंतर होता है। तो संसद की जो 2 सीटिंग्स होती हैं उसके बीच में जो अंतर होता है वो कितना होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा 6 महीने का। संसद की जो 2 सीटिंग्स होती हैं उसमें 6 महीने का अंतर होता है। और आर्टिकल 85 में इस चीज का प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है कि साल में संसद की 2 सीटिंग जो है वो होना
अनिवार्य है। तो ये चीज भी आपने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है। तो संसद का जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। अब ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता पूछी गई है तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। लेकिन ये जो संसद का ज्वाइंट सेशन है इसको बुलाता कौन है, भारत का राष्ट्रपति। ज्वाइंट सेशन बुलाना राष्ट्रपति का काम होता है, लेकिन ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करना लोकसभा स्पीकर का काम होता है। तो ये दोनों चीजें जो है आपने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का सर्वोच्च संरक्षक किसको माना जाता है। जो भारतीय संविधान है इसका सर्वोच्च संरक्षक किसको माना जाता है। तो ये माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान जो है इसका मतलब कि संरक्षक, इसको सुरक्षा देने वाला जो प्रावधान किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे संसद नहीं लगाना है, राष्ट्रपति नहीं लगाना है, भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा किसके अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज रही है या ऐसी कौन सी व्यवस्था रही है जिसके द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था और इसी के तहत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बन गया था भारत का और इसकी स्थापना जो थी वो 1774 में एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और इस टाइम जो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो पहले चीफ जस्टिस रहे थे वो एलिजा इन्फे रहे थे। तो ध्यान रखना है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है उसके कितने सदस्य हैं, मतलब कितने जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो टोटल अभी भारत में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्थापित है और 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। और पहला जो सुप्रीम कोर्ट उस टाइम बनाया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था 1774 में। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है, 1950 में इसकी स्थापना कर दी गई है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज होते हैं, टोटल की बात कर रहे हैं 34। और अगर आपको सीजेआई के अलावा पूछे जाए तो सीजेआई के अलावा जो है वो टोटल 33 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए टोटल 34 जज रहते हैं। और अगर सीजेआई के अलावा बात करें तो टोटल 33 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे जैसे हमने पीछे ही बात की कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के टोटल जजों की बात की गई है, तो अगर टोटल पूछे जाते हैं, कुल न्यायाधीशों की बात की जाती है तो ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग 34 जज रहेंगे। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज होते हैं तो टोटल होते हैं फिर वहां पे 33। तो इस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। जो एक सुप्रीम कोर्ट होती है उसके जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो रिटायर एज होती है वो 65 होती है। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो रिटायर एज होती है वो 62 ईयर होती है। और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, चाहे वो भारत का महान्यायवादी हो, चाहे वो राज्य सरकारों का महाधिवक्ता हो, इनके लिए संविधान में मिनिमम एज का प्रावधान नहीं होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बनने के लिए संविधान में कहीं भी मिनिमम एज का प्रावधान नहीं किया है। और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर होती है। नेक्स्ट आ जाएगा उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसको क्या बोला गया है कि एक एडवाइजरी बॉडी होती है या एडवाइस
कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 143 जो है ये सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलता है कि ये एक एडवाइस देता है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं किसी भी मामले के ऊपर। और अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो टोटल जज होते हैं, जजों की जो बेंच होती है उसमें टोटल 5 जज होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी विषय के ऊपर जो है वो सलाह दी जाती है। तो 5 जजों की बेंच बैठी होती है। तो यहां पे ना तो सुप्रीम कोर्ट के जज बाध्य होते हैं उनको सलाह देने के लिए और ना ही राष्ट्रपति बाध्य होते हैं उनकी सलाह को मानने के लिए। तो ये चीज आपने यहां से ध्यान रखनी है, जिसमें ये चीज बोली गई है कि आर्टिकल 143 जो है इसमें राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। टोटल 5 जज जो है वो बैठे होते हैं उनको सलाह देने के लिए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले न्यायाधीश थे वो थे ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग हीरालाल जे कानिया। और हीरालाल जे कानिया जो थे वो हम ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पहले क्या रहे थे, सीजेआई रहे थे। और फातिमा बीवी की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जो बनी है वो फातिमा बीबी रही हैं। और अगर हम बात करें बाई वी चंद्रचूड़ की, तो बाई वी चंद्रचूड़ जो है वो सबसे अधिक समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रहे हैं। और धनंजय वाई चंद्रचूड़ की बात करें तो अभी ये जो है वो भारत के 50वें नंबर के सीजेआई हैं। और इसके अलावा इनके पहले की बात करें 49th नंबर की, तो 49th नंबर के जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रहे हैं वो यू ललित रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपने इन चीजों को यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो भारत में एक ही है, वो दिल्ली में स्थित है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में जो टोटल हाई कोर्ट है इस टाइम वो है 25। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो तेलंगाना जो है उसका हाई कोर्ट 2019 में बना है और ये भारत का सबसे नया और भारत का 25वां हाई कोर्ट रहा है तेलंगाना। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में पहला जो हाई कोर्ट बना था वो 1862 में बनाया गया था। और 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की जो थी वो स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास 3 राज्यों में भारत में 1862 में स्थापना की गई थी हाई कोर्ट की। और यहां से क्वेश्चन ये आ जाता है कि हिमाचल जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब की गई है। तो हिमाचल हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल हाई कोर्ट बना था 1971 में। और दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट बना है 1966 में। गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट बना है 1948 में। जम्मू हाई कोर्ट की बात करें तो जम्मू हाई कोर्ट जो था वो 1957 में स्थापित किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो 1950 में बना था। और अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट जो है वो 1966 में बना है। पटना की बात करें तो पटना का हाई कोर्ट 1916 में बना है। तो यहां से क्वेश्चन एक और क्या आ सकता है कि सबसे ज्यादा जज जो हैं वो किस हाई कोर्ट में बैठते हैं, तो वो आ जाता है इलाहाबाद। सबसे ज्यादा जो जज बैठते हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठते हैं। और हिमाचल हाई कोर्ट में टोटल 11 जज रहते हैं। और सबसे ज्यादा या सबसे बड़ी बेंच वाला हाई कोर्ट जो रहता है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट रहता है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंडर जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट 1948 में बना था। और ये सबसे ज्यादा बेंच वाला, जजों की बेंच वाला कोर्ट रहता है। और इसके अंडर 4 राज्य आते हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है।
4 राज्य जो है वो किसके अंडर आते हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर। नेक्स्ट आ जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दिल्ली जो हाई कोर्ट था इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? नेक्स्ट हम जैसे पीछे बात की कि दिल्ली जो हाई कोर्ट था इसकी स्थापना कब कर दी गई है? हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना कब कर दी गई है? तो दिल्ली हाई कोर्ट बन गया था 1966 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। हिमाचल हाई कोर्ट 1971 में बना है और 1862 में अगर हम बात करें तो 1862 में भारत में 3 नए राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे और ये जो राज्य थे वो थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। नेक्स्ट आ जाएगा गोवा हाई कोर्ट किसके अधीन आता है? अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि गोवा जो है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आता है, या ऐसा कौन सा राज्य है जिसका अपना अलग से हाई कोर्ट नहीं है। तो गोवा जो है ये बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर जो है वो कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और दादरा नगर हवेली, ठीक है। दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप जो है ये किसके अंडर आता है? बम्बई हाई कोर्ट के अंडर आता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और अगर हम कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। मतलब अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट भी कौन सा है? कलकत्ता। दिल्ली का अपना अलग से हाई कोर्ट है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद भी जो है वो हाई कोर्ट अपना अलग से है। यूपी का हाई कोर्ट है ये, और ये जो स्थापित हुआ था इलाहाबाद जो है, प्रयागराज जो है, ये हाई कोर्ट बना था यहाँ का, दिल्ली का, उसका यूपी का 1866 में। तो ये चीज आपने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा मिजोरम हाई कोर्ट किसके अंडर आता है? तो मिजोरम की अगर हम बात करें, मिजोरम जो हाई कोर्ट है वो किसके अंडर आता है? तो मिजोरम की, या हम ये हमने पहले बोला कि वेस्ट बंगाल जो है वो अंडमान निकोबार जो है ये दोनों ही कलकत्ता के अंडर आते हैं। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप जो है ये बॉम्बे के अंडर आते हैं। हाँ, तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करना, या तमिलनाडु और पुदुचेरी की अगर हम बात करें तो ये जो है वो किसके अंडर आते हैं? मद्रास हाई कोर्ट। तमिलनाडु भी और पुदुचेरी भी किसके अंडर आते हैं? मद्रास हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। तो मिजोरम जो हाई कोर्ट है ये किसके अंडर आ जाता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी जब हमने गुवाहाटी पढ़ा था, तो गुवाहाटी जो था वो 1948 में हाई कोर्ट बना दिया गया था गुवाहाटी का। और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है ये सभी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। पंजाब, हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है जो 1966 में बन गया था। पटना हाई कोर्ट 1916 में बना दिया गया था। तो ये चीजें आपने यहां से ध्यान रखनी है। और उसके बाद असम भी अगर अब बात करें तो असम जो है ये खुद किस हाई कोर्ट के अंडर आता है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आता है। तो इस तरह से आपने ये चीजें यहां से ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम जो है कितने हाई कोर्ट है भारत में, और मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो संख्या है भारत में वो कितनी है, या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या जो है वो 34 है। अगर हम सीजीआई के अलावा बात करें टोटल 33 जज रहते हैं वहां पे। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं पार्लियामेंट से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सभी जो है वो टेट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद।